नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। बता दें आपको कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इसका शुभारंभ किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया है। तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम का शुभारंभ करते नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया है और इस दौरान उन्होंने कई एम्बुलेंस को हरी झंडी भी दिखाई है। प्रकार की ये विषाणु जनित बीमारियां वहां पर आम जनजीवन को प्रभावित करने के साथ साथ व्यवस्था को चुनौती देती थी। लेकिन जब अंतर विभागीय समन्वय हुआ, स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया, स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर विकास विभाग, ग्राम्य और विकास और पंचायती राज विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, स्कूली शिक्षा के विभागों को जोड़ करके दिव्यांगजन कल्याण विभाग आदि सभी विभागों को जोड़ करके जब एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और सबसे कहा गया नगर विकास स्वच्छता के कार्यक्रम को नगरीय क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्र में यही कार्य पंचायती राज को करना है। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नगरीय क्षेत्र में नगर विकास को करना है, तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम्य विकास विभाग को इस कार्य को करना है। हर बीमारी की जड़ है कुपोषण, गंदगी या कुपोषण। कुपोषण के खिलाफ महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से एक अभियान चलाना और सभी विभागों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, तो परिणाम आप सबके सामने है। परिणाम आज से 5 वर्ष पहले इसी सीजन में अकेले इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 से 600 इंसेफ्लाइटिस के मरीज होते थे और मृत्यु की संख्या भी लगातार बढ़ती थी। जब ये सीजन 15 नवंबर के बाद समाप्त होता था तब तक 500-600 मौतें हो चुकी होती थी। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का एक भी पेशेंट आज के दिन पर नहीं है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के जो मामले आ रहे हैं उसमें हमने दोनों उपाय किए हैं। एक, सर्विलांस को मजबूत किया, इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर चल रहे हैं, मिनी पीपो हर जगह स्थापित हुए हैं। कुछ सरकार ने किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने किया है, कुछ सीएसआर से स्थापित हुए हैं। मैन पावर की आपूर्ति वहां की गई है, ट्रेनिंग के कार्यक्रम हुए हैं। सर्विलांस को दस्तक अभियान के माध्यम से घर घर जाकर के एएनएम और आशा वर्कर जाकर के उस हर व्यक्ति को जो किसी बुखार से पीड़ित है या लापरवाही करते थे, उन सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। एक तरफ यह अभियान और दूसरी तरफ अगर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के मामले देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब अभी स्वच्छता के लिए बहुत कुछ करना है। स्वच्छता के इस कार्यक्रम के लिए शुद्ध पेयजल हो, हर घर नल की योजना लागू की जा रही है। देश की सबसे बड़ी योजना है हर घर नल योजना। सभी घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, तो स्वच्छता के लिए भी विभिन्न विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा 1 अक्टूबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि दी थी, यानी स्वच्छता के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर, गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि एक एक कर उन्होंने सभी फरियादियों की फरियाद भी सुनी। तो साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं।
ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गोरखपुर से आपको बता रही हूँ। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों की समस्या सुनते नजर आए और साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। एक एक कर उन्होंने सभी फरियादियों की फरियाद सुनी और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ मौके पर तमाम विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को ही त्वरित समस्या के निस्तारण के निर्देश भी दिए। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर दौरे का आज उनका तीसरा दिन है और ऐसे में आज वो श्रद्धांजलि समारोह में भावाव्यक्ति वही आपको बता दें कि महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि समारोह में वो शामिल होंगे। साथ ही समारोह के बाद पीपीगंज जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र भी जाएंगे। साथ ही चौक माफिया और किसानों को कई तोहफे भी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। किसान भवन का लोकार्पण भी करेंगे सीएम। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है और ऐसे में इस दौरान जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे तो साथ ही पीपीगंज के बढ़ाया चौक भी जाएंगे और साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आज प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राम प्रताप बहादुर सिंह की प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गोरखपुर से आपको बता रहे, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है और इस दौरान वो समारोह में भी शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि सभा में वो शामिल होंगे और समारोह के बाद वो पीपीगंज जाएंगे जहां पर वो कृषि विज्ञान केंद्र भी जाएंगे और साथ ही किसानों को कई तोहफे भी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। किसान भवन का लोकार्पण भी करेंगे। तो कई सारे कार्यक्रम आज उनके प्रस्तावित है और ऐसे में किसानों के हित में कई परियोजनाओं का भी आज वो लोकार्पण करेंगे। इस दौरान मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी उनके साथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो वहीं राम प्रताप बहादुर सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है, कई सारे कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है और वो किस कार्यक्रम में फिलहाल मौजूद हैं? तो एक बार फिर से सुभाष से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लगातार आपको एक बड़ी खबर बता रहे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है और ऐसे में उनका ये गोरखपुर दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आज वो आपको बता दें कि राम प्रताप बहादुर सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा वो किसानों को भी कई तोहफे भी देंगे और साथ ही आपको बता दें कि आज वो एक श्रद्धांजलि समारोह में भी शामिल होंगे। तो गोरखपुर से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा वो समारोह के बाद पीपीगंज जाएंगे, तो वहीं कृषि विज्ञान केंद्र जाएंगे और साथ ही आपको बता दें कि किसानों को वो कई तोहफे भी देंगे। इसके अलावा किसान हित में कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। किसान भवन का भी आज वो लोकार्पण करेंगे। तो गोरखपुर से लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां इस दौरान किसानों को कई परियोजनाओं की सौगात वो देने वाले हैं और ऐसे में उनके साथ मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो वहीं एक बार फिर से सुभाष से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सुभाष, देखिए जिस तरीके से आज सीएम योगी आदित्यनाथ के कई सारे कार्यक्रम प्रस्तावित रखे गए हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल जागृति, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज गोरखपुर में तीसरा दिन था और सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों के समस्याओं के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भूजियाडी मेडिकल कॉलेज में विशेष संचारी रोग नियंत्रण समारोह का उन्होंने उद्घाटन किया। और अब आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2:30 बजे जाएंगे पीपीगंज और पीपीगंज और बढ़िया मार्ग का वो
उद्घाटन करेंगे, अनावरण करेंगे और उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र जाएंगे और यहाँ पर बता दें आपको कि लगभग 11 परियोजनाओं का वो लोकार्पण करने वाले हैं और 11 परियोजनाओं में जो है लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत आई है। उसके बाद आपको बताते चले कि जो किसान है, किसानों को वो ट्रैक्टर ट्राली देंगे और कृषि यंत्र भी वितरित करेंगे। यानी उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक संबोधन होगा। आज काफी व्यस्त कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। इसी बीच आपको बता दें कि दोपहर में गोरखनाथ मंदिर में जो उनके पिता थे, जो गुरु थे महंत अवैधनाथ, उनकी पुण्यतिथि भी है। तो पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। वहाँ पे तमाम साधु संत इकट्ठा हुए हैं। तो साधु संत की भी जो है वो वहाँ पे विचार सुनेंगे और खुद अपना एक संबोधन भी करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, और इसके अलावा बताया भी जा रहा है कि आज किसानों को भी वो कई परियोजनाओं की तोहफे देने वाले हैं और साथ ही किसान भवन का लोकार्पण भी किया जाना है। इसके लिए क्या समय प्रस्तावित रखा गया और किस वक्त ये कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा? देखिए जागृति, आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 2:30 बजे से 3 बजे तक जो है किसान मेला का उसमें आयोजन होगा और किसान मेला के आयोजन के साथ ही आपको बता दें कि कृषि यंत्र जो वहाँ पे है 11 परियोजनाएं हैं, उसका जो है लगभग 15 करोड़ की लागत आई है और कृषि किसानों के लिए उसका वो बाकायदे वहाँ पे लोकार्पण करेंगे और लोकार्पण करने के बाद जो है इस सभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इसी के साथ किसानों को ट्रैक्टर ट्राली देंगे और कृषि यंत्र भी जो है वितरित करने वाले हैं। जी जागृति। बिल्कुल सुभाष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर हैं और इस दौरान वो समारोह में शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि समारोह में वो शामिल होंगे। इसके अलावा वो किसानों को भी आज कई तोहफे देंगे। आज किसान भवन का भी लोकार्पण किया जाना है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। मथुरा से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद का मामला। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के अपील दायर की थी। तो वहीं आपको बता दें कि कमेटी ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। मथुरा कोर्ट में करीब 9 केस दाखिल हो चुके हैं और आज इस मामले पर सुनवाई भी होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है, जिसके बाद कमेटी ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की। तो वहीं मथुरा कोर्ट में करीब 9 केस दाखिल किए गए हैं और ऐसे में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेश तैनी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज जिस तरीके से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, किस वक्त सुनवाई शुरू होगी और खास तौर पर जो दोनों पक्ष हैं उनकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी जागृति, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मस्जिद का जो जमीनी विवाद है वो मथुरा से शुरू होकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और जिस तरह से अभी तक जो दोनों ही पक्ष हैं, वो जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो पक्षकार हैं वो कहते हैं कि ये जन्मभूमि की जमीन है जो कि जिस पर मस्जिद खड़ी है, वही मस्जिद जो है वो जो पक्ष है वो कहते हैं कि ये हमारी काफी पुरानी मस्जिद है और यहाँ पर हम लोगों का काबिज है और ये हमारी है। तो इसी मामले को लेकर के अब कोर्ट में ये सुनवाई जो आज होनी है और लगभग 12 बजे के समथिंग ये सुनवाई शुरू होने की संभावना है और उसके बाद आखिर कोर्ट में क्या होता है ये आगे जाके पता चलेगा। बिल्कुल, देखिए, और कमेटी ने हाई कोर्ट के आदेश को यहाँ पर चुनौती दी है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये भी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होती है वो किसके पक्ष में जाती है। जी बिल्कुल जागृति जी, जिस तरह से मथुरा कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट, तो चूंकि दोनों ही पक्षों का एक मानना है कि जो कोर्ट करेगा वो सबको निर्णय जो मान्य होगा और इसीलिए अब कोर्ट की शरण में ये लोग मथुरा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी तक जिस तरह से मथुरा में लगभग 1 दर्जन केस इस मामले में जो है कोर्ट पहुंचे थे, उन सबको देखते हुए हाई कोर्ट ने वो सारे केस जो है अपने हाई कोर्ट प्रयागराज मंगा लिए और उनकी सुनवाई जो आगे
वही हो रही है। तो इसी तरह से अब ये चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार जो श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष आशुतोष पांडे की तरफ से जो केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए और वहीं पे इस मामले की सुनवाई कराइए। तो देखना कि आज इस मामले में क्या निर्णय कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल सुरेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे मथुरा से, जहां आज मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जहां अपील दायर की, तो वहीं आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए ये अपील दायर की है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मुजफ्फरनगर में मेरठ के जाट सांसद सम्मेलन में यूपी से पश्चिम को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग करने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने एक बार फिर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बड़ी बात कही है। उत्तर प्रदेश को बड़ा राज्य होने के चलते केंद्रीय योजनाओं के धरातल पर लागू होने का नुकसान बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को एम्स मिला तो गोरखपुर को मिला, यहां नहीं है। आप और हम गोरखपुर एम्स नहीं जा सकते। अब इन बातों के क्या मायने निकाले जाएं, ये आप भी समझ गए होंगे। जिस पल के इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई, जिस वक्त को आने में इतनी देर लग गई, वो वक्त अब करीब है, वो शुभ घड़ी अब आ गई है। साधु संत हर पल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जिस पल के इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई, जिस वक्त को आने में इतनी देर लग गई, वो वक्त अब करीब है, वो शुभ घड़ी अब आ गई है। करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान राम अपने घर में विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या दुल्हन सी सजकर तैयार है। अस्थायी टेंट से निकलकर रामलला अपने घर में पधारेंगे और उसी शुभ मुहूर्त की गवाह बनने वाली है पूरी दुनिया, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। साधु संत हर पल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। इसी के साथ मंदिर में इस्तेमाल होने वाले स्तंभ भी मंदिर पहुंच रहे हैं। रामायण के प्रसंग को क्षेत्रीय भाषाओं में अंकित कर श्री राम वन गमन मार्ग पर लाल पत्थर से निर्मित श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे। ये श्री राम स्तंभ है और ये राजस्थान का एक जगह है माउंट आबू, आबू लेन। वहाँ पर ये जितना भी हमारा कार्य हुआ है इसको निर्माण का, वो सारा निर्माण का कार्य हमारा वहाँ पर हुआ है, जो त्रिवेदी फर्म है जिन्होंने निर्माण कार्य किया है। और ये श्री राम स्तंभ प्रभु श्री राम के वनगमन मार्ग, जो कि अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक है, तो उन सभी स्थानों को जो जहाँ पर प्रभु गए, जहाँ पर रुके, उन सभी स्थानों को चिन्हित करने का हमने लक्ष्य रखा, जिसमें डॉक्टर राम अवतार शर्मा जिन्होंने 40 वर्षों तक अध्ययन करा और उन सभी स्थानों को चिन्हित करा और गवर्नमेंट द्वारा ये अप्रूव्ड करवाया। मतलब लगभग जितने गवर्नमेंट संस्थान से जुड़े हुए हैं, वो खुद एक इनकम टैक्स रिटायर्ड हैं, वहाँ पे रहते हुए उन्होंने कार्य करा, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने स्थापित करा और ये उसके बाद में ये जो जगह थी उन सभी को चिन्हित करा और गूगल मैपिंग के जरिए फिर उसके बाद श्री रामचरितमानस और हमारा वाल्मीकि रामायण उससे सत्यापित किया गया कि क्या वहाँ पर वो पहुँचे या नहीं पहुँचे। उसके बाद में ऐसे 290 स्थान चिन्हित करे गए कि जहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम रुके पहुँचे इस वनगमन मार्ग पे। तो हमने सोचा, अशोक सिंघल फाउंडेशन ने, M2K फाउंडेशन ने सोचा कि इन सभी स्थानों को एक माला में पिरो के सभी जनता के समक्ष, सभी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत करा जाए और एक श्री राम स्तंभ के माध्यम से सबके समक्ष प्रस्तुत करें। तो इसमें हमने 4 भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और एक स्थानीय भाषा, इसको हमने समाहित करा और स्थान की महत्वता के साथ में जो स्थान की महत्वता है उस स्थान की महत्वता के साथ में वो सारी चीज़ें उसमें इंकित होंगी। इसके साथ साथ इसमें सूर्यवंश के जो चिन्ह है, जैसे कि प्रभु का धनुष, प्रभु की कोटी जो तिलक है, वो भी इसमें रखा गया। साथ में एक पीतल का ध्वज होगा 3.5 से 4 फीट का, जो इस पर हमेशा लहराता रहेगा
और इसकी आयु वर्ष जो हम बात करें, इस स्तंभ की जो आयु वर्ष वो लगभग 1000 वर्ष रखा गया। बता दें कि इन स्तंभों को लगाने के बाद अयोध्या की पौराणिकता की पहचान होगी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।